किस चलो, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ना जैसे एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा एसए की लिए मैंने आपको पहले बोला भी था कि हम लोग कैसे एसए को अप्रोच करते हैं, तो उन सारे विषयों के ऊपर हम लोगों ने दृष्टि डालनी थी। तो आज क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ना एसए की क्या अप्रोच एज एन एस्पिरेंट हमारी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है प्लान ऑफ एक्शन एक डिवाइस कर लेंगे कि एसए को लेके किस तरह का हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, किस तरह से एक बेस्ट पॉसिबल अप्रोच ऐसे की हो सकती है। राइट। इसके लिए क्या करूँगा, मैं हिमाचल के प्रीवियस ईयर एसेज आपको पहले दिखा देता हूँ जो 2024 के एसे हैं। लार्जली वही लाइन ऑफ थॉट में, उसी थीम में ऐसे आज तक पूछे गए हैं। तो उसी के अनुसार हम एक प्लान ऑफ एक्शन अपना ड्रॉ करेंगे। एक मैंने कुछ एक ना एक स्ट्रक्चर ऐसे का बनाया, क्योंकि ऐसे में कुछ एक एरियाज होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अगर उन पे फोकस करते हुए हम लोग चलेंगे तो अच्छे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और हिमाचल के अंदर 62-63 नंबर तक ऐसे में मिले हुए हैं लोगों को। तो अगर हम 55 से 60 की रेंज में अगर हम आ जाते हैं, औसतन 52-53 लोगों को मिलता है, अगर हम 55-60 की रेंज में आते हैं तो ये छोटे से गिमिक करके आपको आराम से 5-7 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 5-7 नंबर मेक्स अ डिफरेंस। कई बार हम लोग जो है लिस्ट के अंदर जो है 2-4 नंबर से रह जाते हैं कि हमारी रैंक नहीं आई। कई बार 5-7 नंबर से हम एसडीएम बनने से या अच्छी सर्विसेज में एंटर होने से रुक जाते हैं। तो 5-7 नंबर मेक्स अ डिफरेंस। तो इसलिए थोड़ा सा जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट हम 60 नंबर की रेंज के आसपास में ऐसे में आ जाए। यूपीएससी में भी ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ फॉर सर्टेन सिलेक्टेड ऐसे, जिनका मैं बताऊंगा अभी कौन से ऐसे हैं, उनमें यूपीएससी में भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर अप्रोच रहती है। चलिए, पहले मैं एक बार पीवाईक्यूज दिखा रहा हूँ आपको एसेस के, है ना। 2024 का ये पेपर है। इसका ये सेक्शन 1 है और उसके बाद ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 दिखाऊंगा, इसमें मैं जनरलाइज भी करूंगा आपको कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनके लिए जो अभी मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, जिसको हम लोग लार्जली स्टैटिक नेचर ऑफ एसए या जीएस नेचर ऑफ एसए की मैं बात करूंगा, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद दूसरे ऐसे रहते हैं फिलोसॉफिकल ऐसे, जिसमें से अभी यहाँ पर भी कुछ एक हर सेक्शन में एक एक ऐसे फिलोसॉफिकल आता है। यूपीएससी में तो पूरा ही वो सेक्शन ही फिलोसॉफिकल होता है। तो वो मैं बाद में जो है नेक्स्ट एक सेशन लूंगा, उसके अंदर यूपीएससी के पीवाईक्यू आए हुए ऐसे जो कि फिलोसॉफिकल अप्रोच है। हम 4-5 ऐसे का कंटेंट और स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अप्रोच पता चल जाए। अगर फिलोसॉफिकल ऐसे पे हाथ डालना है तो क्या लाइन ऑफ थॉट हमारा रह सकता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, अब ऐसे सबसे पहले ऐसे है इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक एजुकेशन की बात करिए, ये बेसिकली कोई ना कोई मुद्दा रहा होगा, कोई ना कोई इशू रहा होगा, उसके अराउंड ये ऐसे डेवलप हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर इन्होंने पूछा है तो इसका मतलब भारत में अभी तक इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगी, तभी इसको पूछा गया है। तो इसको हम लोग एड्रेस करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, ये मैं अभी बस एक ऐसे को दिखा रहा हूं ताकि आपको इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे। फिर एक एक ऐसे को बताऊंगा कि क्या उसके डूज और डोंट्स होने चाहिए। फिर दूसरा है इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो अगेन एक इशू है, दैट इज एजिंग प्रॉब्लम, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें चीज़ों को लिखना है। फिर उन्होंने पूछा इंडियाज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी सोशो पॉलिटिकल ग्लोबल क्राइसिस। तो ये अगेन एक इशू है, ग्लोबल क्राइसिस हुआ है, उसमें इंडिया क्या अपनी भूमिका जो है वो निभा सकता है इस संकट के घड़ी में, उसके ऊपर एक जो है ऐसे पूछा गया। फिर नेचर हैज एवरीथिंग गिवन फॉर मैंस नीड बट नॉट ग्रीड। तो जैसे मैं बोलता ही हूँ कि गांधीयन थॉट हमें अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। जीएस 1 का सिलेबस भी है, हमारी मेंस आंसर राइटिंग की किताब में मैंने 16 के आसपास जो है सवाल गांधीयन थॉट से डाले हैं, जिसमें गांधी की सारी फिलोसफी, सर्वोदय है ना, हर प्रकार की जो गांधीयन फिलोसफी है उसको डिस्कस किया। उसमें से एक फिलोसफी गांधी की ये भी रही थी। तो ये एक फिलोसॉफिकल नेचर का एस्से है। अगर बाकी एस्से देखेंगे जो कि सेक्शन बी में आए हैं, परसिवरेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज इम्पेरेटिव फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, अगेन ये एक रिलेटिवली मेरे हिसाब से फिलोसॉफिकल नेचर का एस्से आता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये एक इशू बेस्ड एस्से है जो अभी हम लोगों ने देखा ही है, बाकी भी ऐसे इशू बेस्ड है। तो अलग अलग डोमेन से इशू बेस्ड है। जैसे यहाँ पर अगर पहला ऐसे देखोगे तो ये एजुकेशन एज अ डोमेन जो पूछी जाती है, ऐसे ही ओल्ड एज एज अ डोमेन है ना, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, एलजीबीटीक्यू है, ऐसे ही बूढ़े लोग हैं, है ना, ये सब वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो ऐसे करके 12 सेक्शन इस देश में निकलते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन है, तो उनमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर आप देखेंगे एक ऐसे आईआर के ऊपर जरूर आता है, ये वो ऐसे है। तो आपके जो सब्जेक्ट है उनको टच किया गया। ऐसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये कहीं ना कहीं पॉलिटी और इकोनॉमी की डोमेन में ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे देखिए। परसिवरेंस एंड ग्रेट इन इंडियन यूथ की टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो अगेन इशू बेस्ड ऐसे है जो कि हमारा
यूथ एक थीम है, वहाँ से यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ एंड ड्रग अब्यूज़, है ना, यूथ एंड स्पोर्ट्स, ये एक हमारे जो थीम रहती है यूथ, उसके ऊपर पूछा गया ऐसे है। अगेन एक हेल्थ के डोमेन से ऐसे आता है, तो इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन सोसाइटी कॉजेज एंड रेमेडी, तो इशू बेस्ड ऐसे। तो आप देखोगे हिमाचल में जनरली जो ऐसे हैं, हर सेक्शन में 4 में से 3 ऐसे इशू बेस्ड है, एक फिलोसॉफिकल है, दोनों डोमेन में ये कॉमन जो है हमें कल्चर देखने को मिला है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें प्राइमरीली मैं बताऊंगा कि इशू बेस्ड ऐसे को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए। सबसे पहले ना मैं डोंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जनरली ये वो गलतियां हैं, क्योंकि आजकल ऐसे मैं ही चेक कर रहा हूँ आप लोगों के, तो अनुमन में ऐसे में आप देखेंगे कि काफी हद तक रिमार्क्स और वॉइस नोट में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये सेम नेचर के हैं। देखिए हमेशा क्या कीजिए, मैं यहाँ पे ना आपको जस्टिफाई भी करूंगा, आप ऐसे के टाइटल को 2 से 3 बार पढ़िए और उसको तसल्ली से पढ़िए और उसके बाद जाके अपना रफ वर्क कीजिए। जब आप उसको 2-3 बार से पहले जो है रफ वर्क को मत शुरू करने, तो 2-3 बार एस्से के टाइटल को पढ़िए फिर रफ वर्क कीजिए। कई बार क्या होता है, हम एस्से के टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर पाते, ना तो इंट्रोडक्शन के अंदर ना आगे की ही तौर पे, तो एस्से के टाइटल को जस्टिफाई करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कुछ एस्से ना, पहला टॉपिक देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मैंने कई सारे बच्चों के ऐसे चेक किए, उन्होंने क्या कर रखा है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे नहीं लिखा, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिख दिया। तो आपको बहुत लोकेट करना पड़ेगा, तो अगर उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी है तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम एजुकेशन एज ए आइडिया को डिस्कस नहीं करेंगे। तो बहुत प्रिसाइजली उन्होंने कुछ पूछा है, तो इसलिए टॉपिक जनरली जो टाइटल है वो जस्टिफाई होना चाहिए थ्रू आउट योर ऐसे। फिर जैसे है इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, तो एजिंग पॉपुलेशन कैसे मुद्दा है फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टेट ऑल्सो, तो उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज इन इंडिया, ऐसा नहीं पूछा, उन्होंने जो वृद्ध लोग हैं उनकी समस्याएं देश में जो है उनको क्या समस्याएं हो रही वो नहीं पूछा, उन्होंने इसको बड़े डोमेन में पूछा है कि स्टेट की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से जो बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्ध लोगों की है वो कैसे एक समस्या है और कैसे वो जो है उसका क्या समाधान हो सकता है वो पूछा है। तो पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट। तो इसी चीज को हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे दिया गया है तो उसका टाइटल जो है हमारे थ्रू आउट द ऐसे में जस्टिफाई हो, तो हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर और आगे वाले पार्ट में टाइटल जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी बात है, आप ऐसे में बहुत ज्यादा पॉइंटर्स नहीं डाल सकते, 1 2 3 4 सॉल्यूशन सॉल्यूशन। हमारी अप्रोच क्या हो चुकी है, आंसर राइटिंग करते करते मैं देखता हूं कि कई सारे बच्चे जब ऐसे भी लिखते हैं तो वो 2-2 लाइन के ना पॉइंट्स लिख देते हैं, 2-2 लाइन के पॉइंट लिख दे रहे हैं, और वो 2-2 लाइन के पॉइंट सॉल्यूशन है कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर पूछ लिया तो 10 स्कीम एग्रीकल्चर की जो सरकार ने बनाई है वो लिख दी। ये ऐसे का स्टाइल नहीं है, ये आंसर राइटिंग का स्टाइल है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट को इट विल नॉट बी रिवॉर्डेड एंड अप्रिशिएटेड। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे में चीजें बहुत एलिब्रेटिव वे में होती हैं, तो हमें एलिब्रेटिव वे में चीजों को लिखना है। कोशिश ये नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा स्कीम्स हमने कोट कर दी, नहीं, स्कीम्स आपने कोशिश करनी है कि लिमिटेड ही लिखेंगे, और जहां पे आप देख रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पे इनहेरेंटली वहां पे जो है स्कीम को फिक्सिंग किया जा सकता है, केवल वहीं पे ही स्कीम को लिखेंगे। अदरवाइज आप जो है अननेसेसरी बहुत सारे समाधान देने का प्रयास जो है ना कीजिए। तो ये मेरा आपको सुझाव रहेगा, तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है कि ये एक आपने काम नहीं करना है। इसके साथ साथ ऐसे में जैसे डॉन्ट्स वाला जो पोर्शन है, कभी भी जैसे आजकल तो बच्चे कह दे रहे हैं कि यूपीएससी में भी वो डायग्राम बना के आ रहे हैं। डायग्राम एज एन आइडिया मैं जनरली ऐसे में प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे इज अ आर्ट ऑफ इलोक्वेंट है ना राइटिंग, तो इसमें डायग्राम का उतना स्कोप नहीं है। आपने चीजें डायग्राम के ना तौर पे समझाने का प्रयास नहीं करना है। यूपीएससी में बच्चे कह तो रहे हैं कि हम डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन किसी में यूपीएससी में हिमाचल में तो हम आरटीआई डाल के पेपर दे खा रहे, यूपीएससी में किसी ने भी अपना पेपर आज तक चेक नहीं किया, तो उनको ठोस तौर पे ये नहीं पता है कि उनके एसए ने परफॉर्म किया है डायग्राम ने या उसके मार्क्स कटे हैं। तो ये अभी बहुत वेग आइडिया है कि बच्चे जो है एसए के अंदर डायग्राम बना दे रहे हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है कि टाइटल जो है थ्रू आउट द एसे आपको दिखना चाहिए एसे पढ़ते वक्त कि टाइटल जस्टिफाई हर जगह हो रहा है। एसे में सॉल्यूशन बहुत सारे पॉइंटर की फॉर्मेट में और बहुत सारी स्कीम्स कोट करते हुए ना दे, एलैबोरेटेड वे में ही एसे को रखिए। डायग्राम्स जो है ऐसे में मेरी दृष्टि में आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ये ऐसे के कुछ एक नॉनसेंसेस हैं जो सिंपल है। अब ऐसे के अंदर जैसे हमारा क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर होता है कि हमारे ऐसे में भी देयर हैज टू बी एन स्ट्रक्चर। ऐसे के इंपॉर्टेंट अगर कंपोनेंट देखोगे,
है ना, इफ वी विल राइट द कंपोनेंट ऑफ एसे, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन एसे या इवन आंसर राइटिंग इज स्ट्रक्चर। आपका ऐसे बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के अंदर आंसर राइटिंग में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे में ज्यादा है फ्लो, क्योंकि ऐसे 900 से 1000 शब्दों का है। 900 से 1000 शब्दों का मतलब है कि जो आपको कमीशन में आंसर बुक दी जाती है उसमें 120 के आसपास शब्द आते हैं, औसतन है ये। 120 के हिसाब से आपने 9 से 10 पेज ऐसे में मिनिमम भरने हैं, तो उसमें फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए, कि एक ल्यूसिड वे में दिखना चाहिए एग्जामिनर को, जो उसको चेक कर रहे हैं, कि देयर इज अ इनहेरेंट सटल फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर इन दी एसे। इसी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि यदि आप सब हेडिंग बीच बीच में डाल पाएं तो आपके एसे को एग्जामिनर के को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन परोसी जाएगी, और वो सब हेडिंग से चीजें उसके दिमाग में भी, जो हो सकता है कि कई बार स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में तो है लेकिन हम अपने एसे के माध्यम से वो एग्जामिनर को जो है नहीं जता पा रहे, तो इसलिए हमें क्या करना है, सब हेडिंग डाल के उसको बेहतर फ्लो के अंदर लाया जा सकता है। इसलिए सब हेडिंग जो है स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर पार्ट है भाषा, लैंग्वेज का। लैंग्वेज में कई सारी चीजें हैं, जैसे आजकल हमारे पास एसे आ रहे हैं, तो मैं हमारी इंग्लिश की मैडम सृष्टि मैडम है, उनसे भी आप लोगों के एसे को चेक करवा रहा हूँ, ताकि वो ग्रामर वाले पार्ट को भी देख ले। तो ग्रामर वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, देख क्या रही है वो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स, है ना, ठीक उपयोग हुए नहीं हुए, टेंसेस का ठीक से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये जो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं उनको जो है ऑब्जर्व करिए। लैंग्वेज के और पार्ट हैं कि क्या जितना ज्यादा आप ईडियम्स यूज करते हैं उतना अच्छा रहता है ऐसे में ना, कहावतें यूज कर रहे हैं आप, मुहावरे यूज कर रहे हैं, वो ऐसे को और बेहतर पढ़ना रहे। जितना ज्यादा वोकेबलरी आपकी अच्छी है ऐसे के अंदर, वो आपको और अच्छे मार्क्स जो है देती है। तो लैंग्वेज के ये सारे पार्ट है कि ग्रामर एक पार्ट है, इडियम्स एक पार्ट है, वोकैब भी ऐसे का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह से ये ऐसे के अंदर कुछ एक चीजें हैं। ऐसे में डेटा वर्बोज नहीं होना चाहिए, खूब भरा हुआ नहीं होना चाहिए। डेटा अगर स्वाभाविक तौर पे सिंक्रोनाइज होता हुआ दिख रहा है तो वहां पे कहीं कहीं पर आप डेटा भी कोट कर सकते हैं इन सेलेक्टेड ऐसे, जहां पे रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रही है, डिस्कस करेंगे इसको, तो डेटा भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे के कुछ एक बिल्कुल बेसिक सी बात करी, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर का मतलब है देयर हैज टू बी अ इंट्रोडक्शन, देयर हैज टू बी अ बॉडी पार्ट, देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर फॉर एन ऐसे। साइमल्टेनियसली सब हेडिंग उसके फ्लो को बहुत अच्छा बनाती है। भाषा में ग्रिप ऐसे का एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि हैंडराइटिंग जो है एसे में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एसे में समय की जो है इतना अभाव नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे को पर्याप्त समय मिलता है। अगर हम 15 से 20 मिनट रफ वर्क हर ऐसे के लिए कर लें, ड्राफ्ट बना लें, उसके बाद लिखे, तो 1-1.25 घंटा पर्याप्त होता है, जिसमें आप 9 से 10 पेज बड़ी आराम से भर सकते हो। तो ऐसे में हैंडराइटिंग का एक अच्छा स्कोप देती है कि खूबसूरत हैंडराइटिंग, वेल स्पेस्ड होना चाहिए, 2 लेटर के बीच में, 2 शब्दों के बीच में, और 2 लाइंस के बीच में, और पैराग्राफ जब भी स्विच होगा तो प्रॉपर वो दिखना चाहिए कि पैराग्राफ स्विच हो गया। तो हैंडराइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसे कि ये कुछ एक एस्पेक्ट है जिसमें हैंडराइटिंग एक पार्ट है, सब हेडिंग एक पार्ट है, और जहां पे रिक्वायर्ड है ऐसे में भी आप लोग अंडरलाइनिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी खामियाजा नहीं है। अंडरलाइनिंग ऐसे को थोड़ा खूबसूरत बनाती है, प्रेजेंटेबल बनाती है, तो आप चाहो तो ऐसे के अंदर अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब इसी के अंदर मैं स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में बोलूंगा कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि व्हाट हैज टू बी अ इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, तो वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए। तो 2-3 ऐसे को मैं डिस्कस भी करूंगा बाद में, तो सबके स्ट्रक्चर को लेके आप समझोगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इशू बेस्ड ऐसे। जब इशू बेस्ड ऐसे है तो देयर हैज टू बी सर्टेन स्ट्रक्चर इन दी ऐसे। सबसे पहले इसका एक इंट्रो होगा। इंट्रो के अंदर हमें क्या चीजों को डालना है, मैं इसी सेशन के बाद एक आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, जिसमें ना रात तक फाइल एक शेयर करूंगा, जिसमें काफी सारे कोटेशंस होंगी, और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोटेशन होंगी, जैसे पॉवर्टी के ऊपर कोटेशन है, हेल्थ के ऊपर कोटेशन है, डिजास्टर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, सबके ऊपर कोटेशंस मैं आपको दूंगा। आप कोटेशंस को याद करेंगे और कोशिश करेंगे उस तरह की कोटेशंस को वहां पे कोट कीजिए। तो ऐसे के इंट्रोडक्शन में आप कोट डाल सकते हो। साथ में मैं आजकल काफी प्रमोट करता हूं कि एनेक्डोट डालो। एनेक्डोट का मतलब होता है कि कोई कहानी पिरो के डाल दी है, लेकिन दैट हैज टू बी इन कोहेरेंस विद द थीम ऑफ ऐसे। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी का ऐसे से कोई लेना देना नहीं, कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला उसका कि जो ऐसे के साथ कोरिलेट हो रहा है। तो एनेक्डोट का मतलब है 2 ऐसे आप पेपर में लिखेंगे। दोनों ऐसे का तरीका क्या है कि जो दोनों ऐसे हैं, पहले ऐसे और दूसरे ऐसे की थीम डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं कि दोनों सोसाइटी की उठा ली, दोनों इकोनॉमी की उठा ली, दोनों साइंस एंड टेक की उठा ली, नहीं, दोनों की थीम डिफरेंट डिफरेंट जो है थीम के ऊपर ऐसे उठाने, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ योर थॉट एंड रेंज ऑफ थॉट वहां एग्जामिनर को दिखे।
और दोनों में से एक ऐसे में एनेक्डोट लिखना है, कोट और एनेक्डोट साथ साथ चल सकता है, दूसरे ऐसे में लार्जली कोट के साथ चीजों को शुरू कीजिए, ये बेहतर एक स्टार्ट करने का तरीका हो सकता है एसे के अंदर। क्लियर? अब एसे के अंदर ही एक पार्ट है कि इंट्रो के अंदर आप कोट कर दिया, एनेक्डोट लिख दिया, ये एक पार्ट है। फिर उसी इंट्रो के अंदर आप, जैसे मैं एक इशू बेस्ड एसे है, इंक्लूसिव एजुकेशन आया है ना, तो वो एक मुद्दा है, तो आप हमेशा याद रखिए इंट्रो के अंदर ऑलवेज राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। मैं इसमें एग्जांपल लूंगा सिग्निफिकेंस, या मैं इसको बोलूंगा वाई को एड्रेस कीजिए, वाई मींस ये लिख लीजिए आप लोग वाई। फिर उसके बाद मैं बाकी के एस्पेक्ट भी बताऊंगा कि कैसे इसका पूरा आगे का स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद। तो इंट्रोडक्शन शुड हैव दी, लिख लीजिए, इट शुड कैरी दी एसेंस ऑफ द एसे। एसेंस ऑफ द एसे का मतलब है कि जो सोल है उस इंट्रोडक्शन की, वो उसकी एसेंस है। तो एसेंस ऑफ एसे जो है इंट्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन का मतलब है इंट्रोड्यूस करे। तो योर इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड इंट्रोड्यूस योर एसे वट एवर इज सपोज टू कम, है ना, देयर आफ्टर वंस द इंट्रोडक्शन इज डन। उसके बाद क्या चीजें इसके अंदर उजागर होंगी उसको इंट्रोड्यूस करे। तो एसेंस पूरे एसे का इंट्रोडक्शन के अंदर होगा, और क्या अनरोल होने वाला है आगे आगे उसके बारे में भी जो है थोड़ा सा एक ब्रीफ लाइट जो है पूरे एसे के ऊपर ये इंट्रोडक्शन डालता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए लिख ली, इट शुड बी हैविंग एन एसेंस ऑफ एसे, और क्या अनफोल्ड होने वाला है आने वाले समय में वो सब कुछ इस इंट्रोडक्शन के अंदर होगा। कहानी एसे के इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा है, वो अपने आप में इंट्रोडक्शन नहीं है, इस बात को याद रखिए। कहानी का मतलब है एनेक्डोट। तो ऐसे में लिखेंगे एसेंस। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे की थीम है जो अभी मैंने बार बार पढ़ी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आप बताओगे कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों चाहिए, ताकि देश के अंदर सोशल जस्टिस आए, इकोनॉमी जस्टिस आए, और क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस आपको पॉलिटिकल राइट के बारे में भी लार्जली एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन के माध्यम से पता चलता है, तो इससे देश में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्याय होगा। ये एथिकल है बहुत कि हमें सभी को जो है इंक्लूसिव वे में एजुकेशन देना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, नेचुरल राइट के साथ ये सिंक्रोनाइज होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह का हमारा इंट्रोडक्शन होगा जो कि बताएगा कि ये इशू जो है इसका मतलब अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है। जैसे मैंने इंक्लूसिवनेस के माध्यम के बारे में दिया, ऐसे ही आप देखोगे इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो इसके इंट्रोडक्शन में भी बताओगे कि जैसे एक बड़ी भावुक सी आप कहानी बता सकते हो कि जिसमें जो है एनेक्डोट के उसमें कि हमारी किसी ना वृद्ध व्यक्ति के बारे में या वृद्ध महिला के बारे में कहानी बताई जा सकती है कि वो जो है इंडिया के अंदर एक वृद्ध महिला है, और इंडिया में जैसा कि आप देख रहे हो कि शहरों की तरफ जो है आउट माइग्रेशन है या विदेशियों की तरफ आउट माइग्रेशन है। तो माँ जिसने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी छाती से लगा के रखा और पाला पोसा, है ना, जो वो कुछ कर सकते थे अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया, आज जो है वो अकेली है, उसके बच्चे जो है उसके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि माइग्रेशन का ट्रेंड है, दे कैन नॉट अफोर्ड देयर पेरेंट्स इन सिटीज, है ना, इकोनॉमिक इशू है। और साथ ही साथ सरकार भी जो है हमारी उतनी संपन्न नहीं है, और जो ओल्ड एज पेंशन है वो मात्र 1000 रुपये प्रति माह मिल रही है, जिसमें उसकी दवाइयों का भी अभी खर्च नहीं हो पा रहा, जिससे खाने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इस तरह से ऐसे को आप इंट्रोड्यूस एक भाविक नोट में जो है एनेक्डोट के साथ करते हुए फिर बताओगे कि जो है ये जो वृद्ध लोग हैं हमारी इकॉनमी के अंदर, ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थव्यवस्था एग्जाम्पल लेंगे, अर्थव्यवस्था को ये बहुत सपोर्ट करते हैं वृद्ध लोग, तो इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस है। तो वाई कि वाई ओल्ड एज पॉपुलेशन जो कि हमें ध्यान क्यों देना चाहिए और क्यों वो एक समस्या बन रही है, तो उस वाई को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों समस्या होता चला जा रहा है, अगर नहीं होगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, इनके बेनिफिट क्या है। तो हर जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा कि क्या इनकी रेलिवेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ऐसे जो है हमारा शुरू होगा, राइट, मैसेज। तो दूसरी बात है कि ये हो गया। अब इसके बाद ना इशू बेस्ड एसे के अंदर मैंने कुछ आप जो है निमोनिक्स लिख लीजिए, मैंने एक अप्रोच बनाई है इशू बेस्ड एसे के अंदर। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर देयर हैज टू बी एन स्ट्रक्चर। अब इसके आगे एसे कैसे चलेगा, मेरी अप्रोच का नाम है आइरिस अप्रोच, IRIS, इस अप्रोच को लिख लीजिए आइरिस। आई स्टैंड फॉर देयर इज एन इशू। तो यू विल फर्स्टली फेस दैट पर्टिकुलर इशू एंड एड्रेस इट कि वो मुद्दा है क्या। जैसे ओल्ड एज के बारे में या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपने बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों आवश्यक है, ताकि समाज के हर वर्ग को जो है उचित न्याय मिल सके, उसके साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस आ चुके। तो प्रियम्बल के जो हमारे प्रिंसिपल एंश्राइंड हैं उनको आप लोग वहां पे डालोगे। ऐसे ये तो
ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आ गया इशू। इशू का मतलब है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन समस्या है इस देश में, तो इस इशू को आपने शेप देनी है इन टू वे। हर इशू की दो शेप हो सकती है, हिस्टोरिक और दूसरा है ज्योग्राफिकल। मैं इसको समझाता हूं आपको किस तरह से मैंने बोला। अलग अलग ऐसे का, केवल एक ही ऐसे में ये एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो आप देखेंगे बाकी जगह भी ये फिट इन होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। मैं एक सेकेंड पानी भी बोल देता हूं। तो इशू, अब जैसे मैं दो एग्जांपल यहां पे लूंगा, इंक्लूसिव एजुकेशन और ज्योग्राफी को लेके, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और ज्योग्राफिकल। एग्जांपल के तौर पे उसी एस्से के अंदर हम देखेंगे हिस्टोरिकली आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बोलोगे कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन हिस्टोरिकली कभी भी नहीं थी। उसका कारण है कि अगर पुराने टाइम से ही देखोगे तो भारत में गुरुकुल सिस्टम है, लेकिन गुरुकुल में किन लोगों को पढ़ने के लिए जो है फैसिलिटी मिल रही है? गुरुकुल के अंदर फैसिलिटी मिल रही है जो अपर कास्ट है ना, जो ठाकुर हैं, है ना, या राजपूत हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, है ना, राजकुमार हैं, इन लोगों को आने की। क्या वहां पे शूद्रों ने कभी पढ़ा, सो कॉल्ड, है ना, या वहां पे सो कॉल्ड लोअर कास्ट ने कभी जाके पढ़ा? या हिस्टोरिकली क्या वो महिलाओं के लिए भी को लेके उतने ओपन रहे थे? क्या वो ट्रांसजेंडर्स को लेके भी कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम ओपन रहा था? तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम है। पुराने टाइम से ट्रेस करते जाओगे और बोलोगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, तो भारत में एजुकेशन थी, इंक्लूसिव तो कभी भी नहीं थी। मुगल ने कौन सी एजुकेशन आके दी और कौन सी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम तो था नहीं। इनफॉर्मल गुरुकुल सिस्टम थे, सबके अपने अपने जो है सिलेबस चल रहा था, उनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सिलेबस के अंदर। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनको एक कलर की क्लास चाहिए थी और उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम डिवाइस किया और भारत में पहली दफे जो है स्कूल जो है खोले गए हैं और फॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट की गई है, उसका करिकुलम डिजाइन किया गया है और उस तरह से एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की नींव बनी। लेकिन उस टाइम पे भी एजुकेशन सिस्टम जो है चाहे ब्रिटिश ने ओपन रखा था क्योंकि इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, उन्होंने कहा कोई भी आके पढ़िए इन स्कूलों में। लेकिन हमने देखा महिलाओं की स्थिति जैसे उस समय में थी तो महिलाएं तो जाके पढ़ी नहीं। कुछ महिलाओं ने पढ़ा भी है, जैसे बीकाजी कामा, इन लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी महिलाओं को उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाई। जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इतना टैबू है, उनको इतनी शर्म है स्कूल में आने में, टीचर उनके साथ भेदभाव करता है, बाकी के क्लास के स्टूडेंट उनके साथ छुआछात का बर्ताव करते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड ही करते थे। और वो भी जो है वो भी दे देना बॉटल। तो हिस्टोरिकली उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम जो है इतना ज्यादा जो है उन्होंने एक्सेस नहीं किया। फिर आता है इंडिपेंडेंस के बाद का दौर। तो आप इसी में कैसे डालोगे? इशू वर्ड नहीं लिखोगे आप, है ना, आपकी सब हेडिंग क्या होगी? हिस्टोरिकली, है ना, हाउ इंक्लूसिवनेस वाज नॉट बीन एनश्राइंड in our society historically, inclusive education has not been enshrined in our society historically। तो ये कि ये हमारी हेडिंग आ गई। तो उसमें आपने हिस्टोरिकल रेफरेंस शुरू किए, फिर आपने देश की आज़ादी के बाद की बात करी, फिर आपने बताया कि देश की आज़ादी के बाद भी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। फिर आप डेटा के साथ बात करोगे कि अभी भी देखोगे तो जो विमेन है उनका लिटरेसी रेट कम है, जो एससीज हैं उनका लिटरेसी रेट कम है, जो ट्राइबल्स हैं उनका लिटरेसी रेट कम है। तो डेटा के साथ आप यहाँ पे बात करोगे। मैंने क्लासेस में आंसर राइटिंग में डेटा आपको करवाई भी है। तो इस तरह से आपने हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया और आपने जस्टिफाई किया कि आज अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जा रहा है तो उस इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है ना, इसलिए इसको पूछा गया है। फिर ज्योग्राफी की दृष्टि में आप बोलोगे, क्योंकि भारत को स्पेसिफाई करके ये ऐसे डिजाइन किया गया है, तो ज्योग्राफी की दृष्टि में भी आप बताओगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन पूरे भारत में नहीं हो पाई है, पूरा भारत इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं ले पाया। जो हिली राज्य हैं, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश है ना, या फॉरेस्टेड बेल्ट हैं, तो वहां पे जहां पे रिमोटनेस है, जहां पे जंगल है, जहां पे रग्ड टेरेन है, वहां पे एजुकेशन उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई है। तो ज्योग्राफिकली भी ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशली जो SPATIL स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन उतना यूनिफॉर्म नहीं रहा, जिसकी वजह से अनइंक्लूसिवनेस हमें देखने को मिलती है। तो आपने अनइंक्लूसिवनेस को, इशू जो था उसको एड्रेस किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या करते हैं कि हम ऐसे राइटिंग करते हैं और जो मेन कोर मुद्दा है उसके ऊपर ज्यादा लिखते नहीं है या उसके ऊपर ज्यादा जो है गौर नहीं फरमाते, लेकिन हमने यहाँ पे इशू को जो है प्रॉपर एड्रेस करना है, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आइरिस अप्रोच के तहत, क्या ना AC बड़ा गर्म कर रहा है, देख तो यार, देख इतनी देर से चल रहा है, इतनी गर्मी कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो और ज्योग्राफिकली देखोगे तो इशू को हमने हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली एड्रेस किया। तो आइरिस अप्रोच में सबसे पहले आई को हमने केटर किया। फिर दूसरा इसका भाग है कि हम आर को केटर करेंगे, जो कि है
रीजन, कि इसके रीजन क्या थे हिस्टोरिकली, अगर हमारे पास कि अनइंक्लूसिवनेस थी तो उस हिस्टोरिकल अनइंक्लूसिवनेस के पीछे क्या रीजन थे, अगर जोग्राफिकल अनइंक्लूसिवनेस थी तो उस जोग्राफिकल अनइंक्लूसिवनेस के पीछे थे। तो आप हिस्टोरिकल के पीछे बोलोगे अगर महिलाओं को जो है एजुकेशन नहीं मिल पाई है, या कुछ सर्टेन कम्युनिटीज को, जैसे मुस्लिम्स में देखेंगे एजुकेशन लेवल बहुत पुअर है, तो आप बताओगे कि क्यों है, क्योंकि टैबू है एजुकेशन उनके अंदर, एक तो गरीबी है ना, दूसरा रिलीजन बेस्ड टैबू है कि पर्दे के अंदर वीमेन को रखा गया, बाहर नहीं निकाल रहे, तो हिस्टोरिकली जो है मुद्दा चल रहा है उनके साथ। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें तो सोसाइटल लेवल पे जो है टैबू रिलेटेड टू एजुकेशन, या एजुकेशन लेके भी क्या ही हो जाएगा, ये जो अप्रोच है वो आप बताओगे उसके पीछे अनइंक्लूसिवनेस, सोशल एटीट्यूड भी है। फिर गवर्नमेंट एटीट्यूड भी है कि उन्होंने भी उतने प्रावधान जो है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं किए कि उनकी जो है एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया जा सके। फिर जोग्राफिकल रीजन बताओगे कि कई जगहों पे जी इनहेरेंट चैलेंजेस हैं कि स्कैटर्ड नेचर ऑफ सेटलमेंट है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो है प्राइमरी एजुकेशन इज लार्जली अ टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और वो उतनी ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, पैसे का अभाव था, विजन का अभाव था, तो वो जोग्राफिकली भी उन एजुकेशन को उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाई है। तो देयर वर रीजन किसी भी टॉपिक में, जैसे अभी एजुकेशन है, एकदम से टॉपिक में स्विच कर रहा हूँ ताकि आपको एक डिफरेंट जो है फ्लेवर यहाँ पे देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में आप बताओगे अगर ना इशू बेस की, हिस्टोरिकली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कैसी थी इस देश के अंदर, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज थी, कास्ट बेस्ड जो है आपके पास ऑक्यूपेशन सिस्टम था, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो थी। जोग्राफिकल लेवल पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आप देखोगे भारत के अंदर की कुछ जगहों पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, कि आप देखोगे कि जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को एग्जीक्यूट किया गया वहाँ लोग संपन्न हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे लोग संपन्न हैं, जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं क्योंकि बीइंग दी पोर्ट सिटीज वो संपन्न हैं, जो हमारे इनहेरेंटली पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालयाज हैं, है ना, या हमारे सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट है, वहाँ पे इकोनॉमिक जो है लोग इंटर रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी देश संपन्न हो गया लेकिन यहाँ पे संपन्नता नहीं आई है बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट जोग्राफी। तो इशू को जोग्राफिकल की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है जोग्राफिकली कैसे है, हिस्टोरिकली समाज के अंदर सोसाइटल लेवल पे कैसे है, राइट। तो ये एक मुद्दा है, उस मुद्दे को आपने डिस्कस किया। फिर आपने कहा कि ठीक है, उसके बाद उसके कारण बताए कि हिस्टोरिकली क्या कारण है, जोग्राफिकली आपने बताया कि क्यों क्यों इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके कारण बताए। ठीक, तो ये आपने एक चीज को एड्रेस किया। इसी के साथ साथ आप देखिए कि ये रीजन हो गया, तो आई केटर हो गया, आर केटर हो गया। अब इसका आता है दूसरा भाग जो कि आई और एस है। आई इज दी, अगर ये मुद्दा है, इस मुद्दे के भाई कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, कुछ इंप्लीकेशन आएंगे। तो इंप्लीकेशन को समझना पड़ेगा कि अगर हम एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव नहीं है, इसके इंप्लीकेशन आएंगे कि समाज के अंदर जो है चैज्म जिसको बोला जाता है, या गल्फ जो है, डिवाइड जो है इंक्रीज हो जाएगा, महिलाएं पिछड़ जाएंगे, पुरुष आगे रह जाएंगे, जो वनवासी हैं है ना वो पिछड़ जाएंगे, जनजातियां हैं वो पिछड़ जाएंगे, जो एससीज हैं वो पिछड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर सोशल अनरेस्ट जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट में मैच्योर हो जाएगा, ऐसी समस्या आ सकती है। तो इंप्लीकेशन तो है, आपका एसडीआई इंडेक्स पीछे रह जाएगा, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाहे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी हो तो पीछे रह जाएगा, अनइंक्लूसिव एजुकेशन है तो पीछे रह जाएगा। तो इंप्लीकेशन क्या आएंगे, एसडीजी के लेवल पे आएंगे, एसडीआई इंडेक्स के इंप्लीमेशन आएंगे, है ना। अगर अनइंक्लूसिव एजुकेशन है तो विमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक, है ना, तो जो हम लोग कहते हैं कि पे पैरिटी कभी नहीं आएगी, है ना, तो विमेन जो है पिछड़ जाएंगी, या अन्य जनजातियां हैं या सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हैं वो पिछड़ जाएंगे। तो इंप्लीकेशन आएंगे इसके। तो आपने एसए के क्या करना है, एसए आपको एक जो स्कोप देता है रेंज ऑफ थॉट के साथ साथ डेप्थ ऑफ थॉट को दिखाने का। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, आंसर राइटिंग इज मोर अबाउट रेंज ऑफ थॉट, वहां पे डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उतना स्पेस और समय नहीं होता, लेकिन एसए के अंदर डेप्थ एंड रेंज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसए आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मौका देता है, और एसए जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन को सामने रखने का मौका देता है, डायमेंशंस इसके अंदर ज्यादा वाइड कर सकते हो। तो आइरिस स्कीम के तहत सबसे पहले आप बताओगे कि क्या इशू है, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताओगे, उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट बताओगे, सोसाइटल एस्पेक्ट बताओगे, उसके बाद फिर आप बताओगे क्या कारण रहे थे, उसके बाद बताओगे क्या उसके इंप्लीकेशन है, फिर आखिरी भाग होगा इसका सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन में मैं बार बार एक चीज पे ध्यान देने को बोल रहा हूं आप सभी लोगों को कि आपने बहुत सारी सरकारी स्कीम कोट नहीं करनी है, आपने सॉल्यूशन का मतलब है कि इलेबरेटेड वे में आपने सॉल्यूशन को ऑफर करना है कि भाई दिस कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस इशू। तो आप सॉल्यूशन जब भी दोगे तो एक यूपीएससी की बड़ी पॉपुलर अप्रोच है, पेस्टल अप्रोच बोलते हैं, मैं इसको पेस्ट पे आके रोक रहा हूँ, PEST, पेस्ट अप्रोच, ठीक है। ईएल वैसे तो यूपीएससी ईएल भी बोलता है, लेकिन लार्जली इन एसए में ईएल नहीं लगता है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एसए,
के अलावा ईएल नहीं काम आता। जो लोग पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं वो एक एक शब्द का मतलब लिख लीजिए। पी स्टैंड फॉर सॉल्यूशन हैज टू बी इन पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर सॉल्यूशन मैं अगले पेज पे लिख ले रहा हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। फिर से इस अप्रोच का नाम लिख रहा हूं मैं, पेस्टल अप्रोच का। मैं पेस्ट बोलता हूं, पीएसटी। ईएल यूपीएससी में ज्यादा यूज होता है। ई स्टैंड फॉर यूपीएससी, ई से कहता है एथिक्स वाले पोर्शन को। देखो हर अप्रोच में बेसिकली हमारे जो सब्जेक्ट है उनको कोट कर रहे हैं हम लोग, और लीगल वे देखो किसी भी चीज के समाधान का, राइट। तो ये ईएल ये वाला पार्ट है। पी स्टैंड फॉर सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देयर हैज टू बी ए पॉलिटिकल विल। तो आप हमेशा पॉलिटिकल विल की बात करोगे, और इसमें हिस्टोरिकल रेफरेंस लिख लीजिए। पॉलिटिकल विल में हमेशा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस अगर आपके पास हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे उसको बोलोगे। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस में आप बोलोगे कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे, विद्यासागर है, राजा राम मोहन है, सावित्री बाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बी.आर. अंबेडकर हैं, जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम किया है, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में है, चाहे वो दलित के क्षेत्र में है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्होंने उस टाइम पे भी सोशल और पॉलिटिकल विल दिखाई। जब देश आजाद हुआ, हमने आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया है। तो इंक्लूसिवनेस के प्रयास हुए हैं। उसी इंक्लूसिवनेस के प्रयास के अंदर राइट टू एजुकेशन हमने एक एक्ट बनाया है, जिसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत भी लिखा गया है। और राइट टू एजुकेशन था, जिसके पास पैसा नहीं है, 6 से 14 वर्ष का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसे मिड डे मील भी मिलेगा, उसे खाना भी मिलेगा, हेल्दी डाइट भी मिलेगी, और फ्री एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दिया ताकि इंक्लूसिवनेस आ पाए। तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पॉलिटिकल विल थी, लेकिन हम अब समय है कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम देख रहे हैं कि अभी भी पैरिटी नहीं आई है, उसी को और डीपर पेनिट्रेट करने के लिए एजुकेशन को हमें और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो हमें पॉलिटिकल विल उसके लिए दिखानी पड़ेगी। इस चीज का आप वर्णन विवरण करेंगे। फिर आप ये पी वाला पार्ट हो गया। फिर आप बोलोगे कि इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कहां से आएगा? स्टेट देगा ना, देश देगा पैसा। अगर आपने कहा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और पैरिटी लानी है तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट देना पड़ेगा, मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, मनरेगा करना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा। तो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉनिटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मॉनिटरी के लिए आप समाधान बताओगे कि कहां से पैसा आएगा। पैसा आने के सरकार के पास कई सारे प्रावधान है। हर चीज में हम कोशिश करते हैं आजकल पीपीपी मॉडल आने की, कि प्राइवेट को इनकॉर्पोरेट करो। सेम गोज फॉर एजुकेशन सिस्टम, कि प्राइवेट प्लेयर को एनरोल करो, कि भाई प्राइवेट प्लेयर से बोलो कि स्कूल बनाते हैं ना, और जो है स्कूल को ऑपरेट करते हैं, इसका जो पैसा है धीरे धीरे सरकार, आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दो, रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट को सरकार बियर कर लेगी, और हम आपका धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए वो वापस करेंगे। बीओटी मॉडल जैसे होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, उस मॉडल के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम दूसरा एस्पेक्ट है कि आप प्राइवेट प्लेयर से सीएसआर एक्टिविटी करवाओ। आप उनसे बोलो कि सीएसआर एक्टिविटी जो हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, एजुकेशन इज वन ऑफ द क्षेत्र, कि सरकार को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और आप या तो अपने एनजीओ के माध्यम से खुद जो है स्कूल एक बना के ऑपरेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सरकार को कुछ फंड दे दीजिए, ताकि सरकार की लिक्विडिटी या कैपिटल इंक्रीज हो जाए और वो इकोनॉमिक वाले पार्ट को केटर कर पाए। तो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन से सॉल्यूशन देने, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऐसे लिख रहे हो, है ना, ये स्कॉलरली ऐसे है, तभी आपने उसके जो रेफरेंसेस भी दिए हैं वो आम आदमी जैसे नहीं है, वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, वो जोग्राफिकल रेफरेंसेस है, वो सोसाइटल रेफरेंसेस है। आपने चीजों के कारण को, एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है, सबसे पहले वो इशू को लोकेट करता है, भैया ये मुद्दा है, उस मुद्दे के कारण को लोकेट करता है, भाई ये कारण है, उसी कारण पे तो काम होगा। फिर उस मुद्दे से क्या इंपैक्ट आ सकता है ना, जो इंप्लीकेशन मैं बोल रहा हूँ, जो इंपैक्ट बोल रहा हूँ, उसके ऊपर काम करेगा, फिर उसके समाधान देगा। तो समाधान हर लेवल पे सोचेगा, पॉलिटिकली कैसे होगा, इकोनॉमिकली कैसे होगा। फिर देखिए ऐसे स्टैंड फॉर सोसाइटल लेवल पे ये चीजें कैसे होगी। अगर एजुकेशन की बात है तो सोसाइटल लेवल को आपने सोसाइटी को तैयार करना है, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, आपने अवेयरनेस, सोसाइटी में क्या करता है जाता है, हमेशा अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे अगर आपने बोला है कि मुस्लिम महिलाएं जो है एजुकेशन के लिए लेके मुस्लिम अपनी लड़कियों को नहीं भेज रहे हैं, तो उनको परसुएड करना है, तो अवेयरनेस जो है फैलानी है। विमेन एजुकेशन की अवेयरनेस, बच्चों को पढ़ाने की अवेयरनेस अमंग ट्राइबल, बच्चों को पढ़ाने की अवेयरनेस अमंग शेड्यूल कास्ट सो कॉल्ड, है ना, तो उनको भी जो है अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समाज में किसी भी बदलाव को लाना चाहते हैं तो आपको सिंपल है, बिहेवियरल चेंज लेकर आना पड़ेगा। तो बिहेवियरल चेंज की आप बात करोगे तो कैसे होगा, अवेयरनेस से। अवेयरनेस के साथ साथ परसुएशन आपको करना पड़ेगा, और इसके तरीके होते हैं परसुएशन करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान को इंप्लीमेंट करना था, तो परसुएट किया, लोगों का बिहेवियरल चेंज किया, कि अमिताभ बच्चन साहब कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी कंगना रनौत झाड़ू लगा रही है, कि सेलिब्रिटी भी सफाई कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी साहब जो है झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी झाड़ू लगाए, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल
टू मेंटेन दी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ अ प्लेस। और ये हमें करने में किसी भी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी है। ये व्यक्ति विशेष, कम्युनिटी विशेष या किसी जाति विशेष का कार्य नहीं है देश को साफ रखना। ये एक हर नागरिक की प्राथमिक जो है जिम्मेदारी है कि वो देश को साफ रखे। तो बिहेवियरल चेंज की बात हुई है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है तो बिहेवियरल चेंज करना है। अगर आप कह रहे हो कि ओल्ड एज प्रॉब्लम एक समस्या है तो बिहेवियरल चेंज करना है कि सरकारों का बिहेवियर चेंज करना है या इंडिविजुअल के लेवल पे बिहेवियर चेंज करना है कि जिन पेरेंट्स ने आपको पूरी जिंदगी पाला है, जिनके इमोशन आपके साथ अटैच्ड हैं, जिन्होंने जो है हर चीज आपके लिए डिलीवर की है, तो आप जो है एज एन जो है सिटीजन या एज अ ग्रोइंग इंडिविजुअल आज केवल जो है लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ध्यान देते हुए पेरेंट्स की जिम्मेदारी को अबेंडन करते चले जा रहे हो। तो सोशल अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंज जो है लेकर आने की जरूरत है। तो ये तरीके हैं। तो ये क्या है, ब्यूरोक्रेट इन्हीं सारे, हम केस स्टडी जब एथिक्स की करते हैं तो इन्हीं सारे मेथड्स की हम लोग वहां पर भी चर्चा करते हैं, राइट। तो ये सारी अप्रोचेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। तो पॉलिटिकल अप्रोच होगी, है ना, फिर इकोनॉमिक की दृष्टि से चीजों को देखा जाएगा, फिर समाज की दृष्टि से चीजों को देखा जाएगा कि कैसे परसुएट करेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ही फोर्थ होता है हर चीज का समाधान इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को मेरी दृष्टि में नहीं छोड़ना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप देखो कि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे हमें हमेशा ध्यान रखो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, अनइंक्लूसिव है ना, तो इंक्लूसिव लेकर आनी है। तो जैसे सिविल स्टेप हम लोग काम करें, जैसे हमारे बहुत सारे छात्र भारत में ही नहीं विदेशों में बहुत सारे, हिमाचल की मैं बात करूं तो लाल स्फूर्ति है ना, या किन्नौर या रिमोट गांव के अंदर लोग बैठे हैं तो उनको एजुकेशन मिल पाई है। इंक्लूसिवनेस की बात करो तो केवल जोग्राफिकल रिमोटनेस की बात नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत सारे लोग हमारे फ्री कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो वो क्यों है, क्योंकि इंक्लूसिवनेस है। जैसे इस टाइम पे बाढ़ आई तो हमने कई सारे लोगों को इस टाइम पे एक्सेस दिया है हमारी कोचिंग का, क्योंकि इंक्लूसिवनेस लेकर आनी थी। तो महिलाएं हैं, उनके बच्चे, महिलाओं को, लड़कियों को पता है कि लार्जली हमारे ऑनलाइन बैच में 80% लड़कियां हैं। रीजन क्या है कि उनको शहर में उनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, कई सारे फैक्टर है। कई सारे पेरेंट्स का क्या है कि पैसा कौन खर्चेगा लड़कियों पे, बहुत सारे के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी की इशू है कि चंडीगढ़ ऑल्दो सेफ है लेकिन लड़कियों को भेजने में डरते हैं, है ना, कि माहौल वैसा भी नहीं है कि पंजाब भी यहीं पे साथ में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है सिक्योरिटी की इशू, उसकी वजह से क्या है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहते पेरेंट्स, लेकिन इन सारे समस्याओं को देखते हुए वो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा सिटी में, तो एजुकेशन पीछे रह गई। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन। ये एजुकेशन के क्षेत्र में इकोनॉमिक पैरिटी लेकर आनी है। आप स्किल डेवलपमेंट करो। आप कहोगे यार पहली आदमी गरीब है, चंडीगढ़ में आप फ्री कोचिंग दे रहे हो, कैसे एक्सेस करेगा एक गरीब आदमी, रहने का तो खर्चा होगा। सेम गोज फॉर एजुकेशन, सेम गोज फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो आप क्या करोगे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है तो उसको कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑनलाइन कोई स्किल सेट जो है जनरेट कर सकते हो किसी का भी आज की डेट में घर बिठा के। तो आपने उसको इक्विप कर दिया, इनेबल कर दिया, आज वो कहीं पर भी नौकरी कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो है सॉल्यूशन देती है। ये हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा माध्यम है इंक्लूसिवनेस लाने का। हम गवर्नेंस के लेवल पे तो इंक्लूसिवनेस है, टेक्नोलॉजी अकाउंटेबिलिटी लेकर आएगी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, इफेक्टिवनेस लेकर आएगी, एफिशिएंसी लेकर आएगी। ये सारे फायदे टेक्नोलॉजी के होते हैं। तो ये सारे फायदे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेना। तो मेरे नजर में ये 4 अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का समाधान देने में। इसमें ऐसा नहीं कि सरकार की भर भर के कोई स्कीम डालने की जरूरत नहीं, पैराग्राफ लिखना कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, है ना, सोशल सॉल्यूशन, इकोनॉमिक सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन आपको एसे के अंदर देने चाहिए। तो दिस इज द अप्रोच वन शुड फॉलो व्हाइल ड्राफ्टिंग एन एसे। तो ये जो है आपने अप्रोच को फॉलो करना है। तो इस अप्रोच के तहत आपने देखा आइरिस अप्रोच है। मैं पीछे से रीआइट्रेट करता हूं कि सबसे पहले आप इशू को एड्रेस करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन में सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए, क्यों इकोनॉमिक डिस्पैरिटी चाहिए, है ना। तो क्यों वाले पार्ट को, वाई वाले पार्ट को, है ना, आप जैसे मैम वाला यहां से पिक करते हैं कि इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ ऑर्डर डिसऑर्डर इन सोसाइटी कॉजेज एंड रेमेडी। तो आप बताओगे कि हेल्दी माइंड जो है, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है, तो एसए के इंट्रोडक्शन में बताओगे कि क्यों जरूरी है। उसके बाद कारण बताओगे, हिस्टोरिकली क्या कारण रहे थे, है ना, क्यों नहीं एड्रेस हो पाया, ज्योग्राफिकली क्यों नहीं एड्रेस हो पाया। फिर इसके जो है आप इम्प्लीकेशन बताओगे कि क्या इम्प्लीकेशन है इसके, है ना। उसके बाद क्या समाधान इसके, इसी। तो पेस्टल अप्रोच जो इशू बेस्ड अप्रोच एसेज हैं उनके अंदर बहुत बढ़िया जो है एक जो है अप्रोच है ना। आइरिस अप्रोच जो है, आइरिस के अंदर भी जो सोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें पेस्टल अप्रोच जल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप एसे को ड्राफ्ट करेंगे, इशू बेस्ड एसे को, तो आप देखेंगे डायमेंशन सारे जो है कवर हो रहे हैं। और सिविल सर्विसेज के एसे में डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में चलते जाओगे तो आपके कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, आपके दिमाग में एक सटल जो है डायमेंशन बनी होगी। तो इसको लिख लेना अपने हाथ से इस अप्रोच को, है ना। और 3-4 ऐसे अब आप लिखिए, इनको ट्राई कीजिए। अगर आपको चेक भी करवाने
तो test@civilstep@gmail.com। आजकल मैं है ना ऐसे राइटिंग चेक ही कर रहा हूँ 2-3 दिन। अब पहले तो हम 2-2 दिन में रिवर्ट कर रहे थे, लेकिन अब 4-4 दिन का भी गैप आ रहा है, क्योंकि सबने लास्ट के लिए बचा के रखा था, तो भर भर के आंसर जो है एक एक दिन में तकरीबन 70 से 80 आंसर आ जा रहे हैं। तो चलो सारे मेरे नहीं है, कुछ मेरे हैं, उसमें से 15-20 ऐसे, कुछ GS1 में देखता हूँ, GS3 में देखता हूँ, तो कुछ मेरे हैं ना, कुछ GS2 विशाल सर देखते हैं, 3 में रजत सर हैं, वो असिस्ट कर देते हैं। तो कई सारे टीचर हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक एक दिन में 15-15, 20-20 ऐसे चेक कर रहे हैं, लैंग्वेजेस के टीचर, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो काफ़ी ऐसे आ रहे हैं, या बाकी सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा 4-4 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन आप लिख के भेजिए, है ना, चाहे आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं या नहीं है। मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर ऐसे ही लिख लो, है ना, पिछले सालों के ऐसे को लिख लो, अलग अलग थीम पे लिख लो, तो आप 5-7 थीम पे लिखोगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा, उसी के आसपास कोई ना कोई थीम वहां पे रिपीट हो जाएगी, उसमें फिर से लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे को अप्रोच कीजिए। तो यूथ एज अ थीम को पिक कर लीजिए, है ना, सोशल इश्यूज, पॉवर्टी है ना, और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको पिक कर लीजिए, इकोनॉमिक इश्यूज को पिक कर लीजिए, है ना, मेक इन इंडिया है, इंक्लूसिव, जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक मुद्दा है हमारे वहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछड़ना एक अपने आप में जो है दिक्कत है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं एक्सपेंड होना एक समस्या है। तो इकोनॉमी बेस्ड जो है इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इशू जैसे अभी आया था कि भारत का क्या रोल होना चाहिए, विश्व गुरु भारत अपने आप को बनाना चाहता है, तो क्या पैरामीटर हैं, है ना, विश्व गुरु बनने के, और क्या डिलीवर हमें इस टाइम पे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस अप्रोच के थ्रू अच्छी होती है। बाकी मैं नेक्स्ट एक सेशन और लूंगा जिसमें मैं फिलोसॉफिकल नेचर ऑफ ऐसे को कैसे अप्रोच करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिवर्ट भी कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप बने हैं, ये वीडियो आपके साथ भी शेयर होगा, जो हमारे अतुल्य के ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, जिसमें एक में 125 बच्चा है, एक में 75-100 बच्चा है, तो 200 से 250 बच्चों के आसपास जो है अतुल्य प्रोग्राम में स्टूडेंट है। उनके ग्रुप में भी मैं ये जो है ऐसे शेयर कर दूंगा, वहां पर भी अगर किसी का कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर किसी ऐसे में चाहता है कि मैं जो है अपने विचार शेयर कर दूं या कुछ थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर लाइट डाल दूं, तो आई एम वेरी वेरी ओपन फॉर इट। तो आप वहां पे अपने ऐसे की थीम डाल दीजिए, मेरी जितनी सामर्थ्य है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार मैं देखूंगा कि उसमें कैसे आप लोगों को हेल्प आउट करूं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।